नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, जिसमें सबसे पहले नजर डालेंगे 10 बजे की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। योगी आदित्यनाथ बेगूसराय और कानपुर, तो वहीं राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद में करेंगे चुनावी प्रचार। चुनावी घमासान में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आंध्र प्रदेश और प्रियंका गांधी के महाराष्ट्र में जनसभाएं। तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कम 50 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग फंसे। राहत और बचाव कार्य जारी। बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को भेजे गए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल पर आंतरिक रिपोर्ट में जताई आशंका। कहा, इजरायल गजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का कर सकता है उल्लंघन। 2 राज्यों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे ओडिशा के कंधमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 12:15 बजे प्रधानमंत्री की बोल नगरी में चुनावी रैली होगी। ओडिशा में आज प्रधानमंत्री की तीसरी और अंतिम जनसभा बारगढ़ में दोपहर 1:45 पर होगी। ओडिशा में पार्टी के लिए प्रचार को गति देने के बाद प्रधानमंत्री झारखंड जाएंगे, जहां वो शाम 5 बजे चतारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा के तमाम नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फर्रुखाबाद में रोड शो करने वाले हैं। राजनाथ सिंह भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो आज बिहार के बेगूसराय में और यूपी के कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर लगातार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कन्या पूजन और मां के आशीर्वाद के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ वो जनता के बीच हैं और भारी जीत भी वो हासिल करेंगे। मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार निकला हूं। मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे। और चलिए अब बाकी दलों की भी बात कर लेते हैं। दरअसल चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए विपक्ष ने भी इन दिनों अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह वाईएसआर घाट जाएंगे, जहां वाईएस राजशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद कडप्पा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे खबरों का और आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार की करेंगे, जहां उजियारपुर लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है। उजियारपुर से भाजपा के नित्यानंद राय चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन से आलोक मेहता अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं उजियारपुर के राजनीतिक समीकरण, आइए आपको दिखाते हैं उजियारपुर की चुनावी जमीन से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। समस्तीपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। नए परिसीमन में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र पर 2009 से अब तक एनडीए का ही कब्जा रहा है। 2009 में जेडीयू ने यहां से जीत का परचम लहराया, तो 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय चुनकर संसद पहुंचे। भाजपा ने एक बार फिर नित्यानंद राय पर दांव लगाया है। नित्यानंद राय तीसरी बार लगातार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खिलाफ आरजेडी ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं नित्यानंद राय राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जनादेश मांग रहे हैं। जो लोगों को खुशियां दिया है, लोगों को उन्नति दिया है, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है, इसलिए और देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, इसलिए यहाँ यह भी मुद्दा है बिजली की, जो मोदी जी ने सफलतापूर्वक दिया, सिंचाई की बिजली दी, घर दिया, वह भी मुद्दा है, और राष्ट्रीय मुद्दा भी है कि हमारा सीमा सुरक्षित है। उधर पेशे से इंजीनियर आलोक कुमार मेहता वर्तमान में उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। 2004 में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आलोक मेहता सांसद भी रह चुके हैं। वो बिहार के समाजवादी नेता तुलसीदास मेहता के पुत्र हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आलोक अनेक सामाजिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच मुखातिब हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नित्यानंद राय जी हैं, दूसरी तरफ यहाँ की जनता है, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो फिर बड़ा छोटा क्या है, जनता ने ही बड़ा बनाया है, और जनता जब चाहे छोटा कर दे, तो वही लड़ाई है। अभी देश की के जो हालात हैं उनको जनता अब समझने लगी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है। उर्वर भूमि के कारण यहाँ गेहूं, मक्का, दलहन और सब्जियों की व्यापक स्तर पर खेती होती है। डेयरी का कारोबार भी किया जाता है। हालांकि कई लोग युवाओं के पलायन को भी एक प्रमुख मुद्दा बता रहे हैं। यहाँ मेन मुद्दा है विकास का। विकास में है कि जैसे रोड तो कुछ बना ही है। देश के लिए नरेंद्र मोदी का रहना जरूरी है, और क्या यही मुद्दा है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं। इसमें पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर और विभूतिपुर विधानसभा शामिल है। इसमें 2 सीटों मोरवा और उजियारपुर सीट पर आरजेडी का कब्जा है। वहीं विभूतिपुर सीट पर सीपीएम ने जीत हासिल की थी। भाजपा को मोहिउद्दीन नगर और पातेपुर सीट पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट सरायरंजन में जेडीयू उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा को पराजित किया था। उस वक्त राजद के परंपरागत वोटरों में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार आलोक मेहता राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और नित्यानंद राय के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने प्रचार अभियान के दौरान लगातार गाँव में सघन प्रचार अभियान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरजेडी के आलोक मेहता से कड़ी चुनौती मिल रही है। आलोक मेहता जहां भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, वहीं नित्यानंद राय अपने राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे और राम मंदिर के सहारे जनता के बीच डटे होने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी मैजिक का उन्हें भरोसा है। कैमरामैन ललित के साथ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो ये थे बिहार की हॉट सीट। अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा प्रत्याशी माधवी लता की ओर से कड़ी चुनौती इस वक्त मिल रही है, और इसीलिए ओवैसी चिलचिलाती धूप में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद की चार मीनार इलाके में प्रचार के दौरान चुनावी मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी जी मौजूद है। ये लगातार हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये बात करते हैं
सर आपकी जीत का क्या समीकरण रहता है? हर बार आप भारी बहुमत से जीत जाते हैं। नहीं, ये अल्लाह का करम है, आवाम की जनता की मोहब्बत है, हमारा काम करने का तरीका है, हम आवाम जनता में रहते हैं, तो इसलिए हमको कामयाबी मिलेगी। लगातार आप जीतते रहे हैं, विकास के कार्य भी आप करते रहते हैं। जी। अब कौन से काम आपको लगते हैं जिनको आगे भविष्य में पूरा आप करना चाहते हैं? बहुत से काम है, रोड वाइडनिंग का काम है, नई सीवरेज लाइन डलाना है, मेट्रो का तो एक जो लाइन बची थी सीएम ने उसका फाउंडेशन डाल दिया है, वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। डेवलपमेंट कराते रहना है, स्कूल्स पर और थोड़े स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाना है, तो जनता के इश्यूज हैं, नौजवानों का बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, हमने कई वो कराए हैं जॉब फेयर, तो एक कंटिन्यूस एफर्ट तो डालना पड़ेगा। आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आप सियासी समीकरणों को अपनी जुबान के जरिए बदल देते हैं और फिर जीत जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जनता की मेहनत है, पार्टी के मेंबर्स की मेहनत है, शरीर उनको जाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की जरूरत है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने है कि प्रधानमंत्री अपने जो भाषण दे रहे हैं उसको ना दे, लोकतंत्र के लिए कमजोर कर रहे हैं। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के प्रमुख है, जिनका मानना है कि विकास के मुद्दों को लेकर वो चुनाव प्रचार में लगातार जाते हैं और भारी बहुमत से जीत दर्ज कर हैदराबाद से विनिंग कैंडिडेट बनते हैं। मेरे से कैमरामैन आनंद के साथ में OP यादव, DD न्यूज हैदराबाद। और DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। समाचारों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ओडिशा की, जहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। राज्य में पटनागढ़ सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से कनकवर्धन सिंह देव पर अपना भरोसा जताया है। कनकवर्धन सिंह का नाता बोलांगीर के राजघराने से है और वो पहले भी कई बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं। कनकवर्धन सिंह के साथ उनकी पत्नी संगीता कुमारी सिंह भी बीजेपी के टिकट पर बोलांगीर से फिर से चुनाव जीतने की तैयारी में है। मैं इस वक्त उड़ीसा के पटनागढ़ में हूँ और मेरे साथ हैं पटनागढ़ के पूर्व महाराजा कनकवर्धन सिंह देव, जो बीजेपी के टिकट पे फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? चुनाव में मेरा संपूर्ण विश्वास है कि पटनागढ़ के सब जनसाधारण मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में खाली नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस दफे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली दफे के लिए उड़ीसा में स्थापित हो। आपने 5 चुनाव जीते हैं इस सीट से और राज परिवार का एक कनेक्ट होता है आम जनता से, तो वो कितना आपके लिए एज रहेगा? देखिए, मैं राज परिवार के व्यक्ति के हिसाब से कभी लोगों के पास वोट मांगने नहीं गया। मेरा यहाँ का खून का रिश्ता, यहाँ के मिट्टी का रिश्ता इन लोगों के साथ है और उस रिश्ते को लेके ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए। बीजेपी का एक लंबा रूल रहा है यहाँ पर। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार यहाँ स्थापित हो, तो अगर आपकी सरकार यहाँ पर बनती है राज्य में, तो किस तरह का विकास, किस तरह का बदलाव आप चाहेंगे? देखिए, बोलांगीर जिला जो है आज सबसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन पोटेंशियल मात्र 3% है। हर चुनाव में मुख्यमंत्री कहते हैं 33% हर ब्लॉक को इरिगेटेड करेंगे, पर उस विभाग के दायित्व में रहे करीबन 22 साल। उस 22 साल के अंदर उन्होंने कोई भी योजना जो
केंद्र से भी पैसा पाया, जो उसका कॉस्ट एस्केलेशन होता चला गया, पर कोई प्रकल्प उनका संपूर्ण नहीं हुआ। जब पानी ही नहीं है तो किसान काम कहां से करेगा। तो ये थे कनक वर्धन सिंह देव, जिनका ये कहना है कि इस जमीन से हमारा खून का रिश्ता जरूर रहा है और ये चाहेंगे कि उड़ीसा में बदलाव आए और बदलाव विकास का लाए बीजेपी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज, पटनागढ़। और उड़ीसा के बाद अब बात झारखंड की, जहां चौथे चरण की अगर हम बात करें तो 4 लोकसभा सीट खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में 13 मई को मतदान होना है। इस मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी इस वक्त कर ली गई हैं। वहीं चुनावी तैयारियों पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिवाकर कुमार ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से खास बातचीत की है। किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, आपको सुनाते हैं। 13 मई को झारखंड की 4 लोकसभा सीटें सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा और खूंटी में मतदान होना है। मतदान को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां इस फेज को लेकर है? कि 4th फेज में हम लोग झारखंड का 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव में जा रहा है। उसमें पोलिंग में इसमें टोटल वो 64.58 लाख वोटर्स है। इसमें सभी बूथों पर मतदान करने के लिए सब तैयारी हो चुका है। उसमें सभी जगह पर वो बेसिक प्रोटोकॉल होती है, मतदाता पर्ची, वोटर्स गाइड, सब एक वोटर का हम लोग दे दिया उसमें। उसके साथ में वहाँ पर बेसिक कितना फैसिलिटी चाहिए, वो गर्मी का देखते हुए क्या व्यवस्था करना है, वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन कितना है, वो सब कुछ पूरा कर लिया। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर और साथ ही साथ लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके, इसके लेकर क्या इंतजाम है? इसमें सुरक्षा का दृष्टिकोण से आपका एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कितना भी फोर्स आवश्यकता है वो सब हम लोग को प्राप्त हो चुका है। जितने भी मतदान केंद्र हैं, बहुत ज़्यादा मतदान केंद्रों का आपने विजिट किया। इस फेज में कई नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं जहां मतदान होना है, तो उसको लेकर जो इंतजाम है, तो क्या लोग निर्भीक और उनका डर खत्म हुआ है? बहुत वोटर है वो पहले बार अपने मताधिकार का प्रयोग करा, वहाँ पर सुरक्षा का सभी व्यवस्था हो गया। वो केवल वो इंटीरियर इलाका नहीं, बाकी सब जगह पर कितना व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सब तैयारी कर चुका है हम लोग। इसलिए मतदाता अपने निर्भय होकर इसी बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार जी से। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौथे चरण को लेकर झारखंड पूरी तरीके से तैयार है और जो तैयारियां होनी चाहिए उसकी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल से लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि मतदान केंद्रों पर किसी तरह की मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो ये थी खबरें तमाम लोकसभा चुनाव यानी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। और 24 की चुनौती के बाद अब बात अन्य खबरों की करेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते? सयानी हो गई है, देखो बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है। आज भारत तकनीकी प्रगति में दुनिया का अगुवा बनकर सामने आया है। 11 मई 1998 में भारत ने पोखरण परीक्षण के माध्यम से परमाणु प्रौद्योगिकी का नया अध्याय लिखा था और तब से इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। 11 मई का दिन भारत की तकनीकी प्रगति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने अभूतपूर्व पोखरण परीक्षण के माध्यम से परमाणु प्रौद्योगिकी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तब से लेकर अब तक भारत हर बरस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर तकनीक की दुनिया में अपनी उपलब्धियां दुनिया के सामने रखता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता और तकनीकी प्रगति की निरंतर खोज को बढ़ावा देता है, साथ ही अपने वैज्ञानिक इतिहास को याद करने को प्रेरित करता है। In 2024, the celebration will include events, seminars and discussions highlighting India's achievements and advancements in science, technology and innovation. It also provides an opportunity to reflect on how technology has transformed our lives and continues to drive the progress in various fields, from healthcare to digital communications to sustainable development and clean energy. भारत के दूरदर्शी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। Nowhere else in the world have we witnessed a digital transformation of an entire country with more than 1 billion people who have access to digital technology, thus bridging this vast digital divide. This includes initiatives like DigiLocker, Aadhaar, MyGov, UPI, and all other massive digital public infrastructure initiatives which are actually served free as digital public goods. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से लोहा लेने का है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी हमारे समय की तात्कालिकता को दर्शाता है। ये हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए नवाचार का उपयोग करने का एक स्पष्ट आह्वान है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में 150 लोग फंस गए हैं और उन्हें तत्काल मदद भी पहुंचाई जा रही है। वहीं अमेरिका ने कहा कि गजा में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने एक आंतरिक रिपोर्ट में इसकी आशंका जताई है कि इजराइल गजा में अमेरिका द्वारा भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। हालांकि ये उल्लंघन किस तरह का होगा, इसको लेकर अभी साफ नहीं है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय खबरें और अब नजर डालेंगे स्पोर्ट्स की खबरों पर, जहां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमें ईडन गार्डन्स में भिड़ेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले स्थान पर काबिज है, तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और वहीं अगर बीते कल की हम बात करें तो आईपीएल में बीते कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 233 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर का खेलकर 196 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।